नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब भी हम कुछ खरीदते हैं, चाहे वो एक छोटी सी पिन हो या कोई बड़ी गाड़ी, तो एक कानून है जो हमेशा हमारे साथ होता है। आज हम उसी कानून को समझने वाले हैं। माल विक्रय अधिनियम 1930, जो भारत में होने वाली हर खरीद फरोख्त की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई सामान खरीदा जाता है तो एक खरीदार के तौर पर हमारे अधिकार क्या होते हैं। ये अधिनियम, ये एक्ट ठीक इसी सवाल का जवाब देता है और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कानून आखिर है क्या चीज। इसे आप भारत में होने वाले किसी भी कमर्शियल लेन देन के लिए एक रूल बुक की तरह समझ सकते हैं, जो खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए नियम कायदे तय करती है। देखिए, इस कानून का मकसद ना बिल्कुल साफ है। ये खरीदार और बेचने वाले दोनों के अधिकार क्या हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इसे एकदम स्पष्ट रूप से बताता है, ताकि किसी भी सौदे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस कानून के 4 बड़े लक्ष्य हैं और ये सब मिलकर एक भरोसेमंद बाजार बनाते हैं। ये बिक्री के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क देता है, खरीदार और सेलर दोनों के हितों की रक्षा करता है, व्यापार में ईमानदारी यानी फेयर डीलिंग को बढ़ावा देता है, और ये पक्का करता है कि अगर कोई झगड़ा हो भी जाए तो उसका निपटारा जल्दी से हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई भी सौदा कानूनी तौर पर बनता कैसे है। देखिए, हर बिक्री की शुरुआत होती है एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट से, और यही इस पूरे एक्ट की नींव है। तो ये विक्रय अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक कानूनी अग्रीमेंट है जिसमें एक सेलर एक तय कीमत के बदले में किसी सामान का मालिकाना हक खरीदार को दे देता है, या फिर भविष्य में किसी तारीख को देने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना है विक्रय यानी सेल और विक्रय के समझौते यानी अग्रीमेंट टू सेल के बीच। विक्रय का मतलब है मालिकाना हक तुरंत मिल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने दुकान से कोई शर्ट उठाई और खरीद ली। दूसरी तरफ है विक्रय का समझौता, जहां मालिकाना हक भविष्य में किसी शर्त के पूरा होने पर मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक सूट बनवाने का ऑर्डर दिया है। किसी भी सौदे को कानूनी तौर पर पक्का करने के लिए कह सकते हैं कि 5 चीजें होनी ही चाहिए। पहली, 2 पार्टियां होनी चाहिए, एक खरीदार एक विक्रेता। दूसरी, माल होना चाहिए, यानी वो चीज जो बेची जा रही है। तीसरी और सबसे जरूरी चीज, स्वामित्व का हस्तांतरण, मतलब मालिकाना हक का ट्रांसफर। चौथी, जाहिर है, एक कीमत तय होनी चाहिए। और आखिर में 5वीं चीज है दोनों की आपसी सहमति, वो भी बिना किसी दबाव या धोखे के। चलिए, अब सौदे की थोड़ी और बारीकियों में उतरते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ना 2 तरह के वादे होते हैं, एक होती है शर्त और दूसरी वारंटी। आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। पहले बात करते हैं शर्त की। सोचिए, ये अनुबंध की सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी बात है। ये डील का वो हिस्सा है जिसके बिना सौदा ही नहीं होता, और अगर ये शर्त तोड़ी जाती है तो दूसरे पक्ष को पूरा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का अधिकार मिल जाता है। और फिर आती है वारंटी। ये एक तरह का सहायक वादा है जो कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य उद्देश्य के लिए उतना जरूरी नहीं है। अगर वारंटी टूटती भी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए हर्जाना जरूर मांग सकते हैं। तो एकदम साफ साफ समझें तो शर्त जो है वो डील की जान है। अगर वो टूटी तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, जबकि वारंटी एक साइड की चीज है, उसके टूटने पर सिर्फ हर्जाना मिलता है। और हाँ, एक मजेदार बात, आप चाहें तो शर्त टूटने पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के बजाय सिर्फ हर्जाना ले सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा मुमकिन नहीं है। वारंटी टूटने पर आप कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं कर सकते। किसी भी सौदे में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहता है कि आखिर सामान का मालिक है कौन। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि अगर सामान को कोई नुकसान हो गया तो उसका जोखिम कौन उठाएगा। तो सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जिस पल मालिकाना हक एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है ना, ठीक उसी पल उस सामान से जुड़ा सारा रिस्क, यानी उसके खोने या खराब होने का जोखिम भी ट्रांसफर हो जाता है। ये इस कानून का एक बहुत ही फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। रिस्क प्राइमा फेशिये पासेस विद प्रॉपर्टी। आसान भाषा में कहें तो जोखिम हमेशा मालिकाना हक का पीछा करता है। सिर्फ सामान किसके कब्जे में है इससे फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास ओनरशिप है रिस्क भी उसी का है। तो फिर सवाल उठता है कि ये मालिकाना हक ट्रांसफर होता कब है? देखिए, कानून इसे बहुत सीधा रखता है।
सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है दोनों पार्टियों का इरादा। अगर कोई इरादा साफ नहीं है तो तैयार माल का स्वामित्व कॉन्ट्रैक्ट होते ही ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर सेलर को माल पर अभी कुछ काम करना बाकी है तो स्वामित्व तभी ट्रांसफर होगा जब वो काम पूरा हो जाए और खरीदार को बता दिया जाए। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए खरीदार ने पैसे ही नहीं दिए तो क्या होगा? ये कानून विक्रेता को भी एक सुरक्षा कवच देता है। कानून की भाषा में अदत्त विक्रेता या अनपेड सेलर वो है जिसे या तो सामान की पूरी कीमत नहीं मिली या फिर जो चेक मिला था वो बाउंस हो गया। ऐसी सिचुएशन में कानून उस विक्रेता को 3 बहुत ही पावरफुल अधिकार देता है। पहला है ग्रहणाधिकार, यानी जब तक पैसा ना मिले सामान अपने पास रखने का अधिकार। दूसरा है पारगमन में रोकने का अधिकार, मतलब अगर खरीदार दिवालिया हो जाए तो रास्ते में जा रहे माल को भी रुकवा सकते हैं। और तीसरा है पुनः बेचने का अधिकार, यानी पेमेंट न मिलने पर वो सामान किसी और को भी बेच सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे अधिनियम का सार क्या है? इसका मकसद बस एक ही है, व्यापार के लिए एक ऐसा माहौल बनाना जो भरोसेमंद हो, निष्पक्ष हो और जिसमें खरीदार और विक्रेता दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अधिकार कानून से सुरक्षित हैं। तो अब अगली बार जब कोई सौदा करेंगे, कोई चीज खरीदेंगे या बेचेंगे, क्या उसमें छिपे इन नियमों को एक नई नज़र से नहीं देखेंगे? जरा सोचिएगा।